नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एबीपी गंगा के इस खास पहल इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव में। मैं सबसे पहले क्लीन इंडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से शुरुआत करना चाहूँगा। ग्रीन वेस्ट फ्री प्रोसेसर आप बनाते हैं, तो तमाम जो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं जो लोग, उनसे मेरा पहला सवाल ये होता है कि जब सारी दुनिया कुछ और सोच रही होती है, आप लोग ऐसा क्या नया सोच लेते हैं जो जिसको आपको लगता है कि भाई इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं? सबको लगता है कि जी हमारा इंडिया कूड़े से भरा हुआ है। दिल्ली में हम जब घूमते हैं तो सड़क सड़क पे हमें कूड़ा मिलता है। तो जब मैं एम्स्टर्डम गया, वहाँ पे देखा कि क्लीन सिटीज़ वहाँ पर हैं, वहाँ की नदियाँ बहुत क्लीन हैं। तो वहीं पे हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मेरा शुरू से ही मन था कि जी मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ काम करूँ। जब मैंने अपना ये काम शुरू किया था, उससे पहले मैं फैमिली बिजनेस में था अपने फादर के साथ। तो उन्हीं के साथ मैंने अपना ये आइडिया शेयर किया कि जी हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे कूड़ा कम हो सके। तो आपको लगता है कि ये कूड़े पर फतेह आप हासिल कर पाएंगे? हमारा गोल तो वही है कि जी हम पूरे इंडिया को स्वच्छ कर दें। जैसा कि हमारी कंपनी का नाम भी क्लीन इंडिया है। एक मुहिम शुरू करी है इस आशा से कि हाँ जी सब लोग जुड़ेंगे और काम होगा। जी अभिषेक जी, बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही बढ़िया तरक्की करते जाएं। मैं अब इनवर्जी इंडिया लिमिटेड से हमारे साथ जुड़े हैं दीपक पांडे जी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपका ज़्यादातर जो काम है वो यूके और यूएस में आपके क्लाइंट्स हैं। तो वहाँ तक सर ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक लगता है कि एक ब्रांड बिल्कुल लोकल से शुरू करे और ग्लोबल में इस हैसियत तक पहुँच जाए जहाँ आप पहुँचे। कैसे संभव हुआ ये? आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2009। आज किसी को भी आगे बढ़ना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इतने सब लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि वी शुड वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एंड वेर इन इंडिया के अंदर एनर्जी के अंदर गैप्स बहुत थे, एफिशिएंसी इश्यूज़ बहुत थे, एफिकेसी इश्यूज़ बहुत थे। तो उन इश्यूज़ को टारगेट करते हुए हमने सोचा कि हम इस प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। एंड इसको देखते हुए हमने इनवर्जी के साथ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए और इंडस्ट्री के वो प्रोडक्ट्स हमने बनाए जो कि वाज द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड जो एफिशिएंसी फैक्टर है हमारे इन्वर्टर्स में, बैटरीज़ में, और बैटरीज़ में भी हमने आउट ऑफ द बॉक्स वर्क किया। एंड आज अगर मैं किसी से बोलूँ कि आज हमारी बैटरीज़ 45 ईयर्स के लिए वर्क करती हैं, so it is something which is too good to be true for anybody to believe. So that is the thing which has been accepted in the global market also, and that gave us a platform to enter into the US and UK and this Africa market along with the Indian market. दीपक जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक सवाल मेरा ये है कि आप 45 साल चलने वाली बैटरी बना रहे हैं, सर दोबारा नहीं बेचनी है आपको एक क्लाइंट को बैटरी? सर मार्केट इतना बड़ा है ना, मार्केट इतना बड़ा है कि अगले 20 साल तक भी बैटरी बना के बेचता रहूंगा ना तो भी नहीं खत्म होगी डिमांड। ये जज्बा है, ये भरोसा है अपने प्रोडक्ट पर। हमारे साथ यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप हैं जो टॉयज़ में डील करते हैं। फनराइट टॉयज़ से हमारे बीच में मौजूद हैं रविंद्र काचरू जी। आप टॉय इंडस्ट्री में चाइना के चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हैं और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना तो मेन कंपटीटर है भी। तो चाइना से को compete हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। उसमें हमें पिछले कुछ वर्षों से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। क्योंकि हमारे देश में टॉयज़ बहुत आ रहे थे चाइना से, तो गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया, हम पर BIS लगा दिया, जिसकी वजह से हमें जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ा जो पहले नहीं होता था। हमारी पूरी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, हम तो जी बिल्कुल। तो जिसकी वजह से अब उससे हमें इंटरनेशनल मार्केट में कई सर्टिफिकेशन लेने में आसानी हो गई। हालांकि क्योंकि बात ये भी थी कि वो गवर्नमेंट ने इसलिए किया तो जो टॉक्सिक टॉयज़ की जो प्रॉब्लम थी उस पर थोड़ी लगाम भी लगी। बिल्कुल लगी, और बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद भी इनिशिएटिव लिया और अपनी ट्रेड के काफ़ी लोगों को बुला के मोटिवेट किया कि आप इस तरफ बढ़िए। आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा कि PMO से इंस्ट्रक्शन है स्टेट गवर्नमेंट की कि टॉय क्लस्टर खोले जाएँ हर स्टेट में, और उसके लिए योगी जी ने हमें 100 एकड़ जगह दी जेवर के पास। अभी इंदौर में हमें जगह मिल रही है, शिवराज जी ने हमें इनोवेट किया, उन्होंने अच्छा प्रपोजल दिया
उन्हें सब्सिडाइज रेट पे कई चीज़ें दी, लैंड दी, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा हम आपको रिम्बर्स करेंगे, बहुत सारी अच्छी प्रपोज। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की भी, अगर हमें चाइना को कम्पीट करना है तो हमारा तो मेहनत है ही है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हमें मिल रही है। हम अपना माल फिलीपीन में, इटली में, लैटिन अमेरिका में जाने लगा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम चाइना को कम्पीट करते हुए देखते हैं। चाइना को कम्पीट करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, और क्योंकि इस वो काम को कम आप मार्जिन पे, वॉल्यूम पे काम करते हैं। जी वो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं मगर वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, और उन्होंने दुनिया को दिखाया भी कि ये हम देखो मैन्युफैक्चरिंग हब है। किड्स प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर में सर आप जो ओपन जिम है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं। 2015 में आपकी कंपनी आई, क्या आपको ये पहले से अंदाज़ा था कि नई सरकार जब आएगी तो वो जगह जगह पार्क्स में ओपन जिम लगाएगी? क्या कुछ डील हुई थी आपकी जो आपने सोचा? नहीं जी, हमारे को ऐसा बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर होता तो हम शायद और अच्छी तैयारी से आगे आते, पर कहते हैं कि सही चीज़ सही समय पर होती है, तो शायद हमारे साथ ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था जो हमने 2015 में इस काम की शुरुआत करी। और जैसे मेरे मित्र ने बताया कि जैसे चाइना के साथ आज की डेट में हमारे को काफ़ी कंपटीशन हो रहा था, तो और मोदी जी ने उनके नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया कि हम जो आत्मनिर्भर भारत है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और वोकल फॉर लोकल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम लोगों ने काम करते हुए प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और साथ ही में ओपन जिम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करी। तो मेरी यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर एक ये सोच थी कि हम हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आए जिससे कि हम औरों से अलग हट सकें। अभी जो हमारा काम है वो केवल, जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे मोबाइल, आईपैड इनमें ज़्यादा लगते हैं, तो हमारा मैसेज ये है कि पेरेंट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में डालें, चाहे वो स्लाइड्स हैं, चाहे वो क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ हैं। जब हम बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो आज की डेट में देखते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें क्लाइंबिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बाकायदा जोर दिया जाता है। जो चीज़ धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, लोग फोकस कर रहे हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी चीज़ को लेके और ज़्यादा फोर्स करें ताकि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहने वाला था कि गवर्नमेंट की सपोर्ट एक और हमें मिलने जा रही है, वो हमारी ट्रेड के ऊपर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जी, PLI जी। हाँ, 3,650 करोड़ रुपए उन्होंने हमें सैंक्शन किया है कि आप काम बढ़ाइए और ज्यों ज्यों प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे हम आपको ये इंसेंटिव देते जाएंगे ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में और बेहतर compete कर सकें। चलूँगा थोड़ा सा आगे। हमारे साथ ओबेल इंडिया से जुड़े हुए हैं अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी आपका धैर्य रखने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कपूरथला में आपने स्टोरेज टैंक निर्माण की शुरुआत की, इस बिजनेस का आइडिया कैसे हुआ? ये साइलो इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है, ये इंडिया के लिए जस्ट नई इंडस्ट्री है। ये अभी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस हो गई है इस मैटर पे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो कंट्री की है, जहाँ लैंड है हमारी कंट्री की, वो कम होती जा रही है। अनाज हमारा बढ़ रहा है हाइब्रिड सीड की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ रही, लैंड कम हो रही, दोनों नेगेटिव पॉइंट थे। तो जैसे यूएस में देखा जाता है या कनाडा में देखा जाता है, वहाँ पर फार्म एक इंडस्ट्री है, फार्मर जो है वो साइज़ है, बहुत बड़े साइज़ का फार्मर होता है वहाँ पर, 5,000 एकड़ 10,000 एकड़, तो वहाँ पर वो खुद स्टोरेज अपना अनाज को पैदा करता है, स्टोर करता है, रख लेता है। तो यहाँ पर वो सिस्टम था नहीं। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अंडरस्टैंड किया अभी अगर ऐसा हुआ और हमारी लैंड कम हो रही है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, जगह कम होगी तो और चैलेंजेस आएंगे। और अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी देर से ये चल रहा है, अगर हम अपनी क्वालिटी को नहीं अच्छा करेंगे, अगर हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, तो आने वाले टाइम में हमारा अनाज हमारे लिए सफिशेंट नहीं होगा, चाहे हमारी कंट्री जितनी मर्जी बड़ी है। उसको बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड साइलो ही एक सोल्यूशन है। 20% जगह पे हम उतना माल स्टोर कर सकते हैं जो हम उसका 100% लगाते हैं। फिर इसमें किया हुआ स्टोर ग्रेन जो भी हमने स्टोर कर दिया, उसकी लाइफ बहुत लंबी है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये ट्रैवलिंग करता हूँ, वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करता हूँ, तो वो सिस्टम समझ आ जाता है अभी कैसा चलना है। और अच्छा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान एक्टिव कर दिया। साइलोज रेंटल बेसिस पे बहुत सारे लोगों के से 30 साल का रेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। लेकिन इसमें एक इशू है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़े बड़े टेंडर्स बड़े बड़े लोगों को दे देती है, 10 टेंडर दे दो, 20 टेंडर दे दो, 50 टेंडर दे दो। उससे क्या होता है, वो लोग पूरा ही नहीं कर पाते और हमारी कंट्री पीछे जा रही है।
हमको अगर लोगों को देना है, नए नए लोगों को सामने आना चाहिए, क्राइटेरिया बहुत सूटेबल लगा देना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए भी छोटे छोटे टाउन पे प्रोजेक्ट लगें और बहुत सारे लोग उसमें काम कर दें। और उसका फ़ायदा क्या है, पहले अनाज होता था मंडियों से माल उठाते थे, गल्ला मार्केट होती थी, माल उठा के लेके आते थे, उसको फिर ट्रकों से डालते थे, फिर चोरी होती थी, वेस्टेज होती थी। अब सारे का सारा गवर्नमेंट ने बोला पंजाब से अगर अनाज असम जाना है तो ट्रकों से जाते जाते, ट्रेनों से जाते जाते बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती थी। अब मैंने यही प्रोजेक्ट पंजाब में लगा के दिया, एक 50,000 टन का और एक 1.5 लाख टन का, और यही एक असम के अंदर लगा के दिया। लूज़ ग्रेन आता है, लूज़ ग्रेन स्टोर हो जाता है और लूज़ ही यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर असम में चला जाता है, असम से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पर। हमारी कंट्री में तो इतना अनाज है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने दे दिया, अभी तक फ्री में दे रही है, बट आप सोचो छोटे छोटे मुल्कों का क्या हाल होता होगा। दुबई की बात कर लो, उनके पास है ही नहीं है। आज वो सब लोग समझ गए, सारे वर्ल्ड समझ गया अभी मेरे को स्टोरेज टैंक में अपना सिस्टम मजबूत करना है। यानी तो opportunity अश्विनी जी इशारा कर रहे हैं कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है साइलोज में। बिल्कुल है। बिल्कुल, और अश्विनी जी के इशारे को हम सबको समझना चाहिए और आप भी ज़रूर उनके आइडियाज़ पर अमल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस बातचीत में हमसे अपनी बातें शेयर करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ टेक योर सीट्स। लीडरशिप कॉन्क्लेव एबीपी गंगा की इस खास पहल में एक बार फिर ये मंच सजा है जहां इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज हमारे साथ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रकल्पों के ज़रिए, अपने अपने उद्यमों के ज़रिए नई इबारत कामयाबी की लिख रहे हैं। उनसे मुखातिब होते हैं। मेरे साथ में बैठे हैं समर कूल होम अप्लायंसेस से एसके गुप्ता जी, सीएमडी हैं आप। इन्हें इंडिया का कूलर किंग कहा जाता है। संजीव जी, आपका जो प्लास्टिक का कूलर आप बनाते हैं वो घर घर की ज़रूरत तो है, लेकिन घर घर तक पहुंचेगा, आप इस विश्वास पर कैसे अड़िग रहे जबकि चीज़ें आसान नहीं थी तब 80s में उद्योगों को चला पाना, शुरुआत कर पा? करीब 32 साल पहले जब हमने कूलर की शुरुआत करी थी तो उस टाइम प्लास्टिक के कूलर नहीं चलते थे, लोहे के डेजर्ट कूलर चलते थे। और उसके करीब 5-6 साल बाद प्लास्टिक का कूलर आया तो एकदम पूरी दुनिया चेंज हो गई, क्योंकि उसमें एक तो रस्ट नहीं लगता था। पहले क्या होता था कि उसको हर साल पेंट कराना पड़ता था। प्लास्टिक में गलने की भी प्रॉब्लम नहीं है और उसमें प्रॉब्लम आती थी हर साल पेंट कराना। और ये इसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया होता है, प्लास्टिक में अंदर भी रख सकते हैं, उसको कमरे के बाहर रखना पड़ता था। आजकल छोटे छोटे मकान होने लगे, 2 BHK 3 BHK, तो लोग घर के अंदर कूलर रखना प्रेफरेंस करते हैं, इसलिए प्लास्टिक के कूलर ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन संजीव जी, एक पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल आपसे है कि प्लास्टिक के फ़ायदे बहुत सारे हैं, आपने गिनाए अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, प्लास्टिक के नुकसान भी बहुत सारे हैं, तो संजीव जी उन नुकसानों की भी चिंता करते हैं? जो इसमें कूलर में नुकसान नहीं है, जो पॉलीथीन है जैसे जो अलग आइटम है उसमें प्रॉब्लम है। कूलर में कोई ऐसा नुकसान नहीं है प्लास्टिक की वजह से, इसका रिसाइकलिंग हो जाता है। अच्छा संजीव जी, मैं अब आपसे उस सवाल पे वापस आऊँगा जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि वो ख्वाब कैसे देखा आपने, कैसे शुरुआत की और किन सिद्धांतों पर आपकी ब्रांड आज इतनी बड़ी बनी है? जैसे वो कहते हैं कि मैं चला था अकेला और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। मैंने छोटे से जगह में छोटी सी पूंजी के साथ शुरुआत की थी, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, क्वालिटी के साथ, नए नए डिज़ाइन के साथ, और सब लोग जुड़ते गए। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। जिस रेंज में हम होम सर्विस के साथ जो प्रोडक्ट देते हैं हिंदुस्तान में, उस रेंज में कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। बहुत बढ़िया संजीव जी, आपकी लाइफ की जो जर्नी है वाकई इंस्पायरिंग है। मैं ओके इंडस्ट्रीज से कमल कपूर साहब के पास चलूँगा। कमल कपूर जी, आप नॉन स्टिक कुकवेयर में डील करते हैं। सर, ये सेगमेंट ऐसा है जो जितना लुक्रेटिव दिखती है, चैलेंजेस उससे भी ज़्यादा हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैसे आप डील करते हैं? नहीं, शुरू से ही हम मेटल लाइन में काम करते थे और मेटल लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते थे। फिर उसके बाद हम ये नॉन स्टिक की लाइन में आए और धीरे धीरे इसके अंदर अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर अपना काफ़ी इसमें अच्छे प्रोडक्ट, नए डिज़ाइन, नई तरह की चीज़ें बनाकर थोड़ा मार्केट में सेट हुए हैं जाके।
आप जो लोग अब, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, नॉन स्टिक कुकवेयर की इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, वैक्यूम बॉटल्स और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स इसमें रोज़ रोज़ एड ऑन हो रहे हैं। आप जो यहाँ तमाम जो बाकी इंडस्ट्री लीडर्स बैठे हैं, एस्पिरेंट्स बैठे हैं इंडस्ट्री के, उनको कमल कपूर जी की क्या सलाह है? नहीं, मेरा तो एक ही बात सोचनी है कि सिर्फ आप इसके अंदर मेहनत, ईमानदारी और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करो। क्वालिटी से कंप्रोमाइज, क्वालिटी बनाएंगे आपको देर से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब लंबे टाइम के लिए रिजल्ट मिलेगा। एक बार आपका प्रोडक्ट बाजार में सेट हो गया, फिर वो रुकेगा नहीं, फिर उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाएगी। इवन इंडिया में भी बढ़ेगी, आस्ता आस्ता विदेशों में भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। जो एंड कंज्यूमर है उससे पहले आपका प्रोडक्ट पहुँचता है डीलर के पास जी। तो नए प्रोडक्ट को जब आप किसी डीलर के पास लेके जाते हैं तो डीलर को वो भरोसा कैसे दिलाया जाता है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है? मतलब आपकी वो उसको कंज्यूमर के एंड पे जो एडवांटेज होना है, लेकिन उससे पहले वो अपने एडवांटेज के बारे में सोचता है। तो एक ये सीक्रेट क्या है सर कि कैसे भरोसा दिला जाए? प्रोडक्ट की लुक होती है अच्छी देखने में। प्रोडक्ट हम लोग हैवी प्रोडक्ट बनाते हैं। मार्केट में जितने भी यूटेंसिल्स आते हैं बड़े लाइट वेट आते हैं, और जितना लाइट वेट यूटेंसिल्स होता है उतना जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं उसके। तो प्रोडक्ट की लाइफ होती है हम लोगों की। मैंने आपको पहले ही बताया, जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट एक बार ओके का ले जाता है वो फिर दोबारा ओके का ही प्रोडक्ट यूज़ करता है, कभी भी दूसरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा। वो कस्टमर डीलर्स के पास आता है, डिमांड करता है, जो डीलर्स के पास आएगा तो नेचुरली उसको फिर हमारा प्रोडक्ट रखना पड़ता है उसको। बहुत बढ़िया सर, आपको शुभकामनाएं, ऐसे ही आपका कारवा आगे बढ़ता रहे। मैं एपेक्स पावर से दुर्गेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी इन्वर्टर बैटरीज़ में, ऑटोमेटिव बैटरीज़ में, सोलर बैटरीज़ में डील करते हैं। सर ये सेक्टर अब कितना ग्रूम कर रहा है ये सेक्टर, और दुर्गेश जी अब आप एक बिजनेस लीडर के नाते कैसे इसको और बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और अपने ब्रांड की, एपेक्स पावर की जगह कैसे देखते हैं आप उसमें? सर, रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो ज़रूरत है वो एनर्जी की है। इसके बिना कुछ भी चीज़ चल नहीं सकती। आज आप जो भी डेवलपमेंट देखेंगे तो एनर्जी को बेस में रख करके किया जा रहा है। तो मार्केट तो बहुत वास्ट है, एक्सपेंडिंग है, और उसमें जगह बनाने के लिए हमें अपने इनोवेशंस करने होंगे। और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हमें अपने मार्केट शेयर से ज़्यादा ही अपने ब्रांड को हमें स्थान मिलेगा। दुर्गेश जी, जिस तरह से सेक्टर ग्रूम कर रहा है, आप ऑटोमेटिव बैटरीज में भी डील करते हैं, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लेकर सरकार बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है, तो आप बतौर एक कम्पिटिटिव ब्रांड इस इंडस्ट्री के कैसे अपने आप को अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस सेक्टर में? डेफिनेटली हम उस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को तलाश कर रहे हैं और डेफिनेटली उसके अंदर वर्क करेंगे। मैं यहाँ से अपने जो यंग इंडस्ट्री के जो लोग आना चाहते हैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरी के पीछे ना भागें, क्योंकि नौकरियाँ बहुत ही सीमित हैं, वो हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आसपास जो भी एक सर्विस या प्रोडक्ट के द्वारा मैं सोसाइटी में क्या चीज़ को दूर कर सकता हूँ, क्या मैं उसके अंदर चेंज ला सकता हूँ, ये हमें कार्य करना चाहिए। तो शुरू करते समय यही अपने भी माइंड में था, और एनर्जी उस समय 22 ईयर बैक बहुत ही इन्वर्टर का ज़माना चल रहा था, तो उसके अंदर कार्य किया और लगातार नए प्रोडक्ट्स को लाके, इनोवेशंस को लाके मार्केट के अंदर जगह बनाई, और आगे के लिए हम लोग लगातार ग्रोथ की तरफ है। आशीष जी, मेरा एक सवाल जो बहुत ही दिलचस्प सवाल है और मैं काफ़ी देर से जानना चाह रहा था, आपके ब्रांड की जो स्पेलिंग है नाम की वो है ORIGENAL, जबकि ओरिजिनल की जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो ये नहीं होती, तो ये ट्विस्ट क्या है आपके ब्रांड नेम में? ओरिजिनल की स्पेलिंग थोड़ा सा ORGI है, हमने E कर दिया उसको। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एक जेनरिक टर्म है और लीगली आपको नहीं मिल सकता वो, तो स्पेलिंग करने के लिए, उसको लेने के लिए हमने I को E से रिप्लेस कर दिया। इट्स वेरी सिंपल लाइक। अच्छा, इसके पीछे कोई ये बेसिक लॉजिक है। जो हमारी कंपनी है इसका बेस भी R&D है बेसिकली। दो वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LED लाइटिंग, स्मार्ट लाइटिंग हम करते हैं, एज एन OEM मैन्युफैक्चरिंग है, बट जो इसको जिसे कहते हैं कि जो इसको पावर देती है, बैकअप देती है, वो हमारी इन हाउस ही एक और कंपनी है वेकअप टेक्नोलॉजी, जिसमें सिर्फ R&D का काम होता है। अगर आप थोड़ा हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जानेंगे कि हमने कोरोना के टाइम पे भी लो कॉस्ट BPAP CPAP मशीन डेवलप करी थी, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी प्रेज भी मिला था, और वो पूरा उसमें इन हाउस डेवलपमेंट था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमसे बाहर से मतलब कहीं से लिया हमने। सॉफ्टवेयर भी हमारा इन हाउस ही था। मैं बेसिकली आई एम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर,
और मेरे साथ में मेरे पार्टनर हैं अंकित, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को एक साथ लाके कॉस्ट कटिंग करके वो अचीव करते हैं। तो इसी तरह से नॉट ओनली इन लाइटिंग और भी कोई फील्ड में हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। कोई खास एडवाइस आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे जो सामने बैठे हैं आपके? सर एडवाइस तो नहीं कहूँगा, बट लाइक हमारा एक विजन है और मैं इस विजन से सभी को अलाइन करना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को लीडर बनना है तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट R&D का सपोर्ट जरूर चाहिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन R&D फॉर अदर्स नेशन। अब अगर हमारे यहाँ पे देश में खुद R&D नहीं होगी तो हम कंपटीशन में कहीं ना कहीं बाहर हो ही जाएंगे। तो जब तक हमारी R&D स्ट्रांग नहीं होगी, वेदर एनी फील्ड, वेदर यू टेक ए डिफेंस, वेदर यू टेक मैन्युफैक्चरिंग, तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है। बिल्कुल ये महसूस होगा कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रेगुलर काम नहीं करेंगे, कांस्टेंट इनोवेशन नहीं करेंगे और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप पीछे छूट जाएंगे। जी जी जी। पीछे थोड़ा सा छूट गए हैं। भवानी फायर प्रोटेक्शन से मैं काफ़ी देर से आपके पास आना चाह रहा था। हितेश शर्मा जी, इस दुनिया में आजकल जिस तरह का माहौल है, लोग आग लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, आप आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं पिछले 20 साल से। तो ये जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं जो आग से लड़ते हैं, ये इनके बारे में कुछ आप बताएं और कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है आपकी? देखिए, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो आग बुझाने का नहीं है, आग को रोकने का है। रोकने का, जी। बिकॉज हम पिछले 20 साल से फायर डोर्स बना रहे हैं और है क्या, ये एक बहुत जिम्मेदारी भरा प्रोडक्ट है। इसकी गरिमा को देखते हुए हम पूरे अपनी इंडस्ट्री में जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी रिसर्च करते हैं, जितने भी मॉनिटरिंग करते हैं, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी का भरोसा हमारे ऊपर टिका हुआ है। अगर किसी भी कमरे में, किसी भी हॉल में, किसी भी तरह के पब्लिक इवेंट में कोई भी मिसहैपनिंग होती है ड्यू टू फायर, तो सबसे पहले इंसान भागने की कोशिश करता है वहाँ से। और वो कहाँ भागता है? उस जगह से बाहर निकलने के लिए, दरवाजे से। जब तक वो मेन प्रोडक्ट, वो दरवाज़ा जब तक फायर प्रूफ नहीं होगा तो शायद हो सकता है वो आग भी हमारा पीछा ना छोड़े। बिकॉज हम ये जो अपना प्रोडक्ट है वो 2 आवर्स फायर रेटिंग एंड 4 आवर्स फायर रेटिंग तक देते हैं। और किसी भी मिसहैप से इवैक्यूएशन होने के लिए आई थिंक 10 मिनट का समय काफ़ी होता है। तो लोगों को और ज़्यादा टाइम देना ही हमारा एक मेन फोकस रहता है। और यही पिछले 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि और किस तरह से अपने आप को बेटर करते चले जाएं। तो किस किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप हितेश जी डील करते हैं दरवाज़ों के अलावा, और कौन कौन सी टेक्निक्स आप बना रहे हैं? देखिए, हमारा जो प्राइम प्रोडक्ट है वो फायर डोर है। हम फायर डोर के ऑल थ्री टाइप्स में डील कर रहे हैं, वेदर इट्स मेटल, ग्लेज्ड एंड वुडन। आपने देखा होगा कई जगह पर एस्थेटिक लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री, तो हम यहाँ पर ग्लेज फायर डोर देते हैं जो कम्प्लीटली, जिसमें थ्रू एंड थ्रू लोग देख सकते हैं। किसी भी तरह के लिफ्ट लॉबी एरियाज़ हो गए तो वहाँ पर हम ग्लेज फायर डोर देते हैं। और आजकल जैसे इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारे अपने ऊपर चेंजेस लाए हैं। जैसे वुडन डोर है, उसको हमने काफ़ी कम कर दिया, बिकॉज आप भी जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितना नुकसान सारी पूरी दुनिया को हो रहा है। तो इसीलिए हमने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, वुडन फिनिश मेटल फायर डोर, जिसकी लुक एंड फील तो वुडन की ही होगी बट एक्चुअल में वो मेटल है। तो जितना हो सके एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, लकड़ी को बचाना है, तो यही हमारा एक मेन मोटो भी है। बट स्टिल इन द नीड ऑफ टाइम एंड डिमांड बहुत जगह वुडन फायर डोर सप्लाई करना पड़ता है, जो कि ठीक है, उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल यही हमारा मकसद है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस लीडर की बात दूसरे बिजनेस लीडर्स तक पहुंचे, और जो एक गैप है इंडस्ट्री में एक दूसरे तक पहुंचने का, एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का, उस गैप को हम पूरा कर सके। यही मकसद है इंडस्ट्रियल लीडरशिप कॉन्क्लेव का, जो है एबीपी गंगा की खास पहल। आप सभी का हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।